IBW 2024। आपने अभी तक पॉलीगॉन के जितने भी पॉडकास्ट सुने हैं या जितने भी आपके पास अपडेट्स हैं, वो सारी अपडेट्स एक तरफ और ये पॉडकास्ट एक तरफ। स्टार्ट मैंने ऐसे किया था कि मैं भी पढ़ाता था कि DeFi का शायद मेरा पहला कोर्स है इंडिया में जो हिंदी में बनाया था किसी ने। ब्लॉकचेन पे पॉलीगॉन पे हमने सबसे दो चीज़ें बहुत बहुत खास करी हैं कि हमने सारे अलग अलग देशों के स्टेबल कॉइन्स हैं वो हम लेके आए हैं पॉलीगॉन पे। क्या ये फिनटेक्स सिस्टम को यूज करके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको मना करेंगे? Polygon has always been a pioneer in bringing global adoption to Web3 in general. Nike के साथ पार्टनरशिप हो या उसके अलावा इंडिया के अंदर भी FIR को अगर रजिस्टर करना हो, कास्ट सर्टिफिकेट को रजिस्टर करना हो, अगर पेमेंट्स क्रिप्टो में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो स्टेबल कॉइन्स कितना बड़ा थ्रेट बनेंगे। एक रिटेल को आप क्या कहना चाहोगे जब, क्योंकि रिटेल आके जब ये पूछता है कि पॉलीगॉन में कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ रहा है, बट एक चेन को इवैल्यूएट कैसे करे एक रिटेल? 3 साल पहले हमने भी बहुत इंसेंटिव्स दिए हैं, हम कभी भी डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन उस इंसेंटिव से हमें ये रियलाइज हुआ कि वो इंसेंटिव खत्म होने के बाद 90-95% चीज़ें खत्म हो जाती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ही वो चीज़ है जिसकी वजह से आप इम्यूटेबिलिटी ऑफ लेजर अराइव कर सकते हो। अगर आप सारे ब्लॉकचेन्स देखेंगे तो सारे ब्लॉकचेन्स कोई ना कोई इंसेंटिव या कोई भी चीज़ दे रहे हैं जिसकी वजह से उस ब्लॉकचेन पे चीज़ें जा रही हैं। अगर आप इथीरियम को देखेंगे ना तो क्या इथीरियम किसी ब्लैक रॉक को जाके कह रहा है कि तुम इथीरियम पे लॉन्च हो जाओ तो मैं आपको $10 मिलियन दूंगा? क्या हो रहा है अभी पॉलीगॉन में? आफ्टर द POS चेन एंड द ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड द द साइक्लिक पैराबोलिक ग्रोथ यू सॉ, ये जो कुछ बेट्स हैं वो गलत होने के बाद क्या वापस पॉलीगॉन इंडिया पे फोकस करेगा? रेगुलेशन ना होने की वजह से क्या होता है, एक डेवलपर की लाइफ डिस्ट्रॉय होने में ही इज जस्ट वन क्लिक अवे इनटू डूइंग समथिंग जो उसको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि उसने गलत किया। हमें इंडिया से यूज़र फार्मिंग नहीं करना, हमें इंडिया में ये नहीं करना कि हमें ये दिखाना है बड़े बड़े नंबर देखो हमारे पास 50,000 डेवलपर बना रहे हैं। हम लोग का वो फेस था, हमने भी किया है। मैं किसी दूसरी ब्लॉकचेन की ये गलती नहीं पता कि कितने डीपर लेवल पे आप भारतवर्ष के लिए सोच रहे हो एंड मतलब इतना खूबसूरती से इन्होंने इसको आंसर किया। ऐश्वर्या, मेरे पास मेरी चेन पे DeFi है, NFT है, RW है, दुनिया की हर चीज स्टेबल कॉइन है, तुम्हारे पास क्या है? इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आप उसको पिक करेंगे तो कुछ अल्फा भी है। अल्फा ऐसे नहीं होते कि कोई आपको आगे बोलेगा अरे मैं बताता हूँ अभी ना ये होने वाला। ट्राई टू लिसन इट अगेन। जो लोग भी पॉलीगॉन को या पॉलीगॉन चेन को या उस पर कुछ भी थोड़े बहुत डाउट्स थे ना, इस पॉडकास्ट में काफी आंसर हुए। So IBW 2024 बिटकॉइन 100K को पार कर गया है। मतलब ये क्या जबरदस्त कोइंसिडेंस है यार, मतलब इससे बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। यहाँ इतना ज्यादा बज है, इतने ज्यादा लोग हैं, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, लोगों की खुशी, इमोशंस साफ साफ विजिबल है। और ये सारी कवरेज हम लेके आ पा रहे हैं आपके यहाँ पे। जो सारा ये मीडिया कवरेज है जो बिटनिंग की टीम कर पा रही है, इसको जो इसके जो टाइटल स्पॉन्सर है वो पॉलीगॉन है और वो हमारे साथ है, राइट। और एक्सचेंज पार्टनर मुद्रिक्स है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कवरेज बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब थी, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि आप बात करते हो ना इंडिया में इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, ये कवरेज आपको जो लाइव लेके आ पा रहा है बिकॉज पीपल लाइक ऐश्वर्या, पॉलीगॉन जो हम लोगों को सपोर्ट करता है कि इस मिशन में कि ठीक है यार आप करो यार, वी आर देयर विद यू। और आज मैं आपको बताऊं, आपने अभी तक पॉलीगॉन के जितने भी पॉडकास्ट सुने हैं या जितने भी आपके पास अपडेट्स हैं, वो सारी अपडेट्स एक तरफ और ये पॉडकास्ट एक तरफ, बिकॉज इस पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसी चीजों पे बात करने जा रहे हैं कि वो सारे लोग जिनको ये डाउट है कि यार पॉलीगॉन पे क्या हो रहा है, पॉलीगॉन पे कुछ हो भी रहा है, पॉलीगॉन खैर जो रिटेल तो यही कहेगा कि यार पॉलीगॉन का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा। आप प्राइस से जब किसी चीज को इवैल्यूएट कर सकते हो, करते हो, वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को प्राइस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। प्रोजेक्ट्स को जब आप इवैल्यूएट करते हो तो आप उनको इवैल्यूएट करते हो कि उनके ऊपर एक्शन क्या हो रहा है, उनके ऊपर चीजें क्या बिल्ड हो रही है, क्या स्टेबल कॉइन इश्यू हो रहे कि नहीं हो रहे, रियल वर्ल्ड एसेट्स उनके ऊपर टोकनाइज हो रहे नहीं हो रहे, NFTs का मोमेंटम क्या है, रेगुलेटरी लैंडस्केप में वो कौन कौन से देश में कैसी कैसी उनकी डेवलपमेंट्स हैं। इन सारे चीजों पे, सारे मुद्दों पे आज बात करेंगे। उसको बात करने के लिए हमारे साथ है ऐश्वर्या और मेरे साथ है प्रणव। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऐश्वर्या। थैंक यू सर। एंड मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताओ, आप पॉलीगॉन में क्या देखते हो, एंड देन विल स्टार्ट द डिस्कशन। एब्सोल्युटली। मैं मेरा बैकग्राउंड, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट
Okay. मेरा CA कंप्लीट हुआ था 2018 में, Okay. एंड आई थिंक आई एम आल्सो एन एग्जीक्यूटिव alum of IIM कैलकाटा, अच्छा बट बीकॉम हमने कानपुर यूनिवर्सिटी में किया था. अच्छा कानपुर यूनिवर्सिटी जी. एंड लाइक मेरे करियर की स्टार्ट लाइक वाज विद PwC. फिर हम अमेरिकन एक्सप्रेस में लाइक आई मूव्ड इनटू इट, एंड अमेरिकन एक्सप्रेस में मेरा एक ही काम था, लाइक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, पैसा कैसे मूव होता है. तो मेरा पूरा जो नॉलेज बेस है कि हम लोग कैसे पेमेंट्स मूव करते हैं, कैसे हेज करते हैं, कार्ड कंपनीज कैसे चलती हैं, कैसे वो पैसा बनाते हैं, एवरीथिंग एंड टू एंड, वो चीज़ मैंने एमिक्स में जाके सीखी थी पूरा, क्योंकि हम लोग दिन में $5 बिलियन मूव करते थे एमिक्स में, इंडिया के एक ऑफिस में बैठ के गुड़गांव में. एंड तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी, कैसे करना है, मेरे को समझ में आया कैसे क्या है. और उसी समय मैं ये देख रहा था कि मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे हम लोग टीम आउटिंग पे जा रहे हैं और हमारी टीम का एक बंदा लैपटॉप खोल के बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि कोई एक मार्केट US में या कहीं पे और बंद हो रहा है या शुरू हो रहा है. एंड बेसिकली उसकी वजह से क्या होता था कि ये एक चैलेंज रहता था कि हम लोग इसको कैसे करें. आई थिंक व्हाट वी वांटेड टू डू और आई वांटेड टू डू वाज वी वांटेड टू सॉर्ट दिस आउट. वी वांटेड टू सी कि यार कोई अच्छा सोल्यूशन है क्या. एंड तब मुझे पता चला कि यार कुछ ब्लॉकचेन ऐसी कोई चीज़ होती है. एंड हमने XRP में कुछ इन्वेस्ट कर रखा था, हमने एज एन अमेरिकन एक्सप्रेस ने वाज वन ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टर्स. एंड एक इनोवेशन लैब थी वहाँ पे जहाँ पे सारे यूज केसेस चल रहे हैं. तो वहाँ से हमने यूज केसेस बनाना, देखना कि कैसा क्या है. आई गॉट इनटू दैट. फिर मैं फुल टाइम क्रिप्टो आया वहाँ से, कि ज़ेप्पे में आया, ज़ेप्पे में थोड़ा टाइम गुजारा, फिर एक क्रिप्टो बैंक थी सेबा, वहाँ पे रहा. एंड देन आई केम टू लाइक पॉलीगन. तो 2021 3 सवा 3 साल हो गए. एंड स्टार्ट मैंने ऐसे किया था कि लाइक मैं भी पढ़ाता था कि DeFi का शायद मेरा पहला कोर्स है इंडिया में जो हिंदी में बनाया था किसी ने. तो 2019 में वो कोर्स बनाया था, 20,000 प्लस पेड कस्टमर और वो सब थे. तो उस समय हमने बनाया था. तो मेरे को इसलिए लाया गया था पॉलीगन में कि यार आप DeFi और मार्केटिंग ये दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते थे कि क्या कर रहे हैं. तो उसमें उसको समझाओ बीच में. फिर हमने फुल टाइम मार्केटिंग DeFi में हायर किया एंड एवरीथिंग लाइक दैट. फास्ट फॉरवर्ड 3 साल आज मैं बेसिकली 2 रोल हैंडल कर रहा हूँ. एक इंडिया, कि इंडिया में हमको क्या करना है, कैसे करना है, और दूसरा ग्लोबली पेमेंट्स की मूव, जो ये स्टेबल कॉइन्स हो गए, फिनटेक्स हो गए, रियल वर्ल्ड एसेट कंपनीज हो गए जैसे ब्लैक रॉक और ये सारे हो गए. तो इन सबको कैसे पॉलीगन पे लाना है, इन सब के संग कैसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो आज ब्लॉकचेन पे चल सकते हैं. आई थिंक ये मेरी जर्नी रही आज तक. वाओ. सो सबसे पहला मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, आपका पेमेंट्स को लेके इतना अच्छा बैकग्राउंड रहा, आपने पेमेंट्स के बारे में इतना क्लोजली स्टडी किया है. क्या लगता है आपको कि जो एग्जिस्टिंग जो हमारे वीजा, मास्टर कार्ड और ये जो पेमेंट नेटवर्क्स है, स्विफ्ट है, ये कितनी जल्दी आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर डिसरप्ट होने वाले हैं? और उसमें आपको क्या लगता है कि हाउ पॉलीगॉन इज प्लेस्ड इन कैप्चरिंग दैट डिसरप्शन, कि जितना ये डिसरप्ट होगा उसमें हाउ इम्पोर्टेंट पॉलीगॉन एज अ प्लेयर विल एमर्ज? देखिए, जो अभी हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क्स में पेमेंट्स में 2 चीज़ें होती हैं जो एसेंशली काफ़ी लोग Web3 पेमेंट्स की बात करते हैं, जो लेकिन उस पर फोकस नहीं करते हैं. पेमेंट में 2 चीज़ें होती है, एक होता है इंस्टेंट कन्फर्मेशन और एक होता है इंस्टेंट सेटलमेंट. इंस्टेंट सेटलमेंट भले ही सारे लोग Web3 में बोलते रहते हैं कि इंस्टेंट सेटलमेंट मैंने आपको क्रिप्टो भेज दिया, हो गया सेटलमेंट, बट धंधे में ऐसा नहीं चलता है. धंधे में इंस्टेंट कन्फर्मेशन चलता है. लाइक क्या वीज़ा आपको पैसे देता है 2 सेकंड में? नहीं. वीज़ा आपको 2 सेकंड में ये कंफर्म करके देता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो इसके पास क्रेडिट कार्ड में उतनी लिमिट है कि नहीं, डेबिट कार्ड है तो इसके बैंक में इतना पैसा है कि नहीं. वो केवल 2 सेकंड में इतना कंफर्म करता है, वो पैसे मूव नहीं करता है. लेकिन अब आप इसको ऐसे समझिए कि क्या हम उसी 2 सेकंड में मैसेज की जगह पैसा ही मूव कर सकते हैं? वो एक्चुअली में ब्लॉकचेन लेके आता है. दैट इज द पोटेंशियल ऑफ ब्लॉकचेन, कि आपको जब सेटल करना है तो क्या हम उसको 2 सेकंड में सेटल कर सकते हैं. अब एक चीज़ ये है कि कर सकते हैं, दूसरा ये है कि करना चाहिए कि नहीं. तो मतलब अगर आप किसी मर्चेंट से बोलो कि भाई तुम्हारा दिन में 500 ट्रांजैक्शन होते हैं और मैं हर बार तुम्हारे बैंक को टिंग टिंग बजाऊं, तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? वो कहेगा नहीं, मुझे रिकन्सिलेशन करने में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी. तो वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बहुत सारे लोग Web3 में अभी भी लाइक नहीं समझे हैं, कि कंफर्मेशन इंस्टेंट होना चाहिए. सेटलमेंट आप सेम डे भी करोगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन के एंड में आप करो. एंड आई थिंक वहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, तो जितने स्टेबल कॉइन्स आ रहे हैं एवरीथिंग लाइक दैट, वीज़ा और ये जिसे हम लोग हेजिंग करते हैं, वो सारा इस वजह से करते हैं क्योंकि वो मूवमेंट जो है वो इंस्टेंट नहीं है. ब्लॉकचेन पे, पॉलीगन पे हमने सबसे 2 चीज़ें बहुत बहुत खास करी हैं, कि हमने सारे अलग अलग देशों के जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो हम लेके आए हैं पॉलीगन पे. तो अब अगर कुछ जापान है तो हम लोग सोनी बैंक के संग पायलट कर रहे हैं.
इंडोनेशिया है तो हम यूनियन बैंक के संग कर रहे हैं, यूएस है तो हम वहाँ के बैंक के संग अलग अलग कर रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि ये सारा इकोसिस्टम ऑन चेन आ रहा है और ये सारा पॉलीगन पे ऑन चेन इकोसिस्टम बन रहा है। तो एक तो ये चीज़ होगी कि क्या मैं आज स्टेबल कॉइन अलग अलग करेंसीज के ले सकता हूँ, स्टेप 1। स्टेप 2 इज कि फिर फिनटेक्स उसको यूज़ करेंगे कि नहीं। तो रॉबिनहुड हो गया, फिर उसके बाद वर्ड पे हो गया, फिर उसके बाद अभी हम लोग आई थिंक नेक्स्ट वीक हम लोग रेवोल्यूट के संग अनाउंस कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज कि क्या ये फिनटेक्स इस सिस्टम को यूज़ करके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको मना करेंगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो हाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ। आप अगर देखो रॉबिनहुड को, तो रॉबिनहुड ने अलग अलग लोगों के संग पार्टनरशिप करके एक अपना स्टेबल कॉइन USDG लॉन्च किया। फिर रेवोल्यूट कह रहा है कि रेवोल्यूट रेमिटेंसेस अलाउ करेगा मर्चेंट्स को कि पॉलीगन पे आप पैसा एक्सेप्ट कर सकते हो, स्टेबल में आप आगे भेज सकते हो। तो वो ट्रेडिशनल चीज़ों को रिप्लेस धीरे धीरे करके ये चीज़ें आ रही हैं एंड वहाँ पे पॉलीगन एक बहुत पिवटल रोल प्ले कर रहा है। अब आप, मैं ट्रेजरी मैनेजर था, मतलब एमिक्स में मेरा पैसा ट्रेजरी मैनेजर का एक काम होता है कि पैसे को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, क्या मैं पैसे में रिटर्न कमा सकता हूँ। हाँ, तो वो चीज़ आती है टोकनाइजेशन के साथ, जो रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे ब्लैक रॉक का फंड है बिडल पॉलीगन पे, ऐसे अलग अलग लाइक देयर आर 28 डिफरेंट कंपनीज हैव इशूड टोकनाइज्ड फंड्स ऑन पॉलीगन। एंड ये नहीं है कि कोई छोटे मोटे कंपनीज है, ब्लैक रॉक है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, हैमिल्टन लेन है, इन ऑल दीज बिग कंपनीज जिन्होंने ये किया है। तो क्या हम उनको यूज करके एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहाँ पे कल को मुझे एक्चुअल में बैंक के पास कॉल करके ये नहीं कहना मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, आप क्या मुझे ओवरनाइट फंडिंग के लिए 15 दिन के लिए आप मेरा पैसा रख के रिटर्न दोगे। ये बहुत मैनुअल प्रोसेस है। हम उसको एक्चुअली में चेन पे ले जाके कह रहे हैं कि आपको किसी को कॉल नहीं करना है, आपको किसी को पेनल्टी पे नहीं करनी है, आपको रात को 12 बजे पैसे चाहिए, आप उसको अपने मनी मार्केट फंड को या जो फंड है उसको कोलैटरल रखो, पैसे विड्रॉ करो और जहाँ यूज करने करो, वापस आपके पास पैसे आ जाएं, आप वापस उसको वापस डाल दो, अपना जो मनी मार्केट फंड है उसको वापस विड्रॉ करो। आई थिंक वहाँ पे पॉलीगन एक बहुत बड़ा पिवटल रोल कर रहा है। और एक फैक्ट टू एंड दिस, ऑलमोस्ट 35% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन जो पॉलीगन POS पे हो रहे हैं वो पेमेंट्स है। बहुत इंटरेस्टिंग 4 कॉन्सेप्ट बताया आपने, ट्रांजैक्शंस, इंस्टेंट सेटलमेंट और इन सब को लेके। एंड आई थिंक पॉलीगॉन हैज ऑलवेज बीन अ पायनियर इन ब्रिंगिंग ग्लोबल अडॉप्शन टू लाइक Web3 इन जनरल। नाइकी के साथ पार्टनरशिप हो या उसके अलावा इंडिया के अंदर भी FIR को अगर रजिस्टर करना हो, कास्ट सर्टिफिकेट को रजिस्टर करना हो, और अब ग्लोबली फिनटेक्स के साथ काम करके, ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करके यू आर मेकिंग द नेक्स्ट वेव फॉर ब्लॉकचेन्स टू मूव इन द फिनटेक वर्ल्ड, राइट? जब अपन ये वेव बना रहे हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, तब कुछ कंट्रीज और कुछ कंट्री के लोग हैं, स्पेसिफिकली अर्जेंटीना जैसे हो गई या फिर टर्की जैसे हो गई, जहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, लोगों को अपनी खुद की करेंसी पे भरोसा नहीं है, वो डायरेक्टली पेमेंट ही पॉलीगॉन के ऊपर USDC USDT में ले लेते हैं। तो क्या उस पर्टिकुलर पेमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीगॉन कैसे देखता है, उस पर्टिकुलर पेमेंट इकोसिस्टम को कैसे देखता है? क्या वहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ पॉलीगॉन काम कर रहा है टू रेगुलेट दिस, मेक इट मोर वायबल एंड यूजेबल? एंड फोर्थली, स्टेबल कॉइन्स कितना बड़ा थ्रेट है? अगर पेमेंट्स क्रिप्टो में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो स्टेबल कॉइन्स कितना बड़ा थ्रेट बनेंगे टू द होल इंटायर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड अदर देन द US? Good. I think a very good question on the second part also, like कि वो थ्रेड कैसे बनेंगे। देखिए, the way all these countries, अर्जेंटीना, लैटम, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे करेंसी डिवैल्यू हो रही है, जैसे आपने बोला, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि a lot of people want to get into stable coins because वो ये नहीं चाहते कि हमने सैलरी यूज़ भी नहीं करी और अगले साल आधी हो गई, राइट? तो इस वजह से ये नेचुरल अडॉप्शन है वहाँ पे। तो अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब मैं उन लोगों के पैसे बचा पा रहा हूँ, मैं उन लोगों से कह पा रहा हूँ कि भाई तुम्हारे अगर $100 थे तो आज भी $100 की वर्थ पे है, एंड आज वो $50 नहीं हुए हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड इसकी वजह से यहाँ पे कोई इंसेंटिव्स नहीं है, यहाँ पे कोई आपको कह नहीं रहा है कि आप इसको फोर्स नहीं कर रहा है यूज केस के। तो लैटम हैज़ बीन वन एरिया जहाँ पे पॉलीगन आई थिंक वाज द फर्स्ट टू गो इनटू, और आज भी लाइक वहाँ के सबसे बड़े फिनटेक्स जो हो गए और ये सब जो है, ये बहुत आराम से पेमेंट्स को एज अ यूज केस ऑलरेडी चला रहे हैं, जहाँ पे आप पेमेंट ले रहे हो USDC में, USDT में और दी स्टेबल कॉइन्स पे, एंड उसी के थ्रू आप पेमेंट्स कर रहे हो एक्चुअली। सो यू आर नॉट एक्चुअली गोइंग आउट एंड कन्वर्टिंग ऑल्सो एनीथिंग इनटू अर्जेंटीनियन पेसोस। और ये चीज़ इसकी वजह से तो ग्लोबली तो बहुत अच्छा है, डॉलर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि डॉलर ऐसी इकोनॉमीज में जा रहा है जहाँ पे उनका कोई जुरिडिक्शन नहीं था,
जहाँ पे कोई यूएस डॉलर एक्सेप्ट नहीं करता था एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो यूएस डॉलर के लिए बहुत अच्छा है। एंड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ थ्रेट टू द एंटायर इकोसिस्टम जो आज बना हुआ है, डॉलर के लिए तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि डॉलर का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। मतलब इफ यू सी, टेदर इज द 19th बिगेस्ट होल्डर ऑफ यूएस ट्रेजरी इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो मतलब 19th प्लेस टॉप 20 में आ गया है यूएस ट्रेजरी होल्ड करके। तो आई थिंक दैट एसेंशियली मीन्स कि यूएस डॉलर का अडॉप्शन बढ़ रहा है, बट उसकी वजह से दैट इज ऑल्सो बिकमिंग अ थ्रेट टू कंट्रीज लाइक इंडिया, जहाँ पे हमको डॉलराइजेशन नहीं चाहिए, बिकॉज relatively between like Argentinian pesos and all these random currencies, INR is much stable, a lot stable as compared to all these things, and that is where the major thing is. Is it something that the whole world should be dollarized, or is it like can the other countries leverage? तभी like यूरोप में मीका आया, मीका ने कहा कि भाई देखो अगर यूरोप में करना है तो मीका रूल्स के हिसाब से आपको सारी चीजें करनी चाहिए। तो वो थ्रेट सबको समझ में आ रहे हैं, एंड इसी वजह से लाइक कंपनीज कुछ रिएक्टिव है। यूरोप ने रिएक्टिव होके मीका कंप्लायंसेस और लॉज निकाल दिए, तो अब मीका आप कंप्लाइंट अगर नहीं हो तो आप बेसिकली अपना पैसा, आप अपना स्टेबल कॉइन ले जाओ यहाँ से, इट इज़ नॉट रेगुलेटेड। एंड कुछ कंट्रीज अभी भी इसको असेस कर रही है, लाइक इंडिया इज स्टिल असेसिंग कि इसको कैसे लेके जाना है। बट अगर ये चीज़ फ्री फ्लो हो जाता है पैसे का, तो इकोनॉमीज आर नो मोर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज कंट्रोल्ड बाय द फ्री फ्लो ऑफ मनी, which is a major thing, and that is where उसको अभी भी लोग assess कर रहे हैं कि कैसे करना है, the CBDC projects coming out and everything like that, तो ये चीज़ हो रही होगा। राइट ऐश्वर्या भाई, क्योंकि काफ़ी सारा रिटेल भी हमें सुन रहा है, ये जितनी भी आप डेवलपमेंट्स बता रहे हो ना, ये फ्रॉम अ B2B पर्सपेक्टिव, मतलब एक कि चेन पे किस तरीके से डिस्ट्रप्शन हो रही है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, खासकर पेमेंट्स में भी अब आप देखोगे इतना इंटरेस्ट शो हो रहा है। एक रिटेल को आप क्या कहना चाहोगे, जब क्योंकि रिटेल आके जब ये पूछता है कि पॉलीगॉन में कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ रहा है, एंड हम उनको हमेशा बताते हैं कि प्राइस इज नॉट द राइट पर्सपेक्टिव। व्हाट इज योर टेक कि कैसे इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलीगॉन एज अ ब्लॉकचेन, किसी भी ब्लॉकचेन को इवैल्यूएट एक रिटेल को किन पैरामीटर्स पे करना चाहिए, और वो कौन से वो पैरामीटर्स है जिस पे हमेशा आपको अगर इवैल्यूएट करना है तो उस पैरामीटर्स पे करो, अल्टीमेटली वो पैरामीटर्स ग्रो करेंगे, उसका ओवरऑल इफेक्ट आपके प्राइसिंग और बाकी चीजों पे आएगा। बट एक चेन को इवैल्यूएट कैसे करे एक रिटेल? ठीक है, मेरे हिसाब से चेन को इवैल्यूएट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उस पे बिना इंसेंटिव्स के इकोनॉमिक वैल्यू कितनी डराइव हो रही है। ठीक है, बहुत सारे चेन्स क्या करते हैं कि लाइक वो इंसेंटिव्स देते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक मतलब ट्रांजैक्शन बढ़ जाते हैं, और ट्रांजैक्शन बढ़ाना आज के ज़माने में बहुत इजी काम है। आप एक डिस्पर्सल कॉन्ट्रैक्ट लीजिए और उससे 1 लाख एड्रेसेस पे डिस्पर्स कर दीजिए 0.001 मैटिक और या कोई भी टोकन जो है, अब आपको दिखने लगेगा यार ये तो कितनी अच्छी चीज़ है, इसमें तो 1 लाख यूजर्स है। तो ये बहुत गलत तरीका है एक तरह से असेस करने का, तो ये यूजर मैट्रिक्स बहुत जल्दी फेक करी जा सकती है। तो एक्चुअल में अगर आपको किसी ब्लॉकचेन को ये असेस करना है कि यार इसका क्या अडॉप्शन है, इसका क्या है, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी चाहिए कि अगर इंसेंटिव्स नहीं है तो क्या उस चेन पे चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पॉलीगॉन POS पे हमने 2.5 साल से $1 भी का इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं दिया है कि कोई ट्रांजैक्शन करे यार, और आज भी मेरे ख्याल से 3.5-4 मिलियन 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस ऑन अ डेली बेसिस बिना इंसेंटिव्स के 1.5 साल 2 साल बाद भी हो रहे हैं। एंड काफ़ी मर्चेंट्स एक्चुअली में क्या होता है कि जब जैसे कोई दूसरी चेन जाती है, उनके पास कहती है कि आप ये छोड़ दो हमारी चेन पे आ जाओ, तो हमारे मर्चेंट्स बाद में कहते हैं कि क्यों पॉलीगॉन पे ट्रांजैक्शन सस्ता नहीं हो रहा है, पॉलीगॉन सेटल नहीं करता है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो क्यों जाना है। तो जब आपके मर्चेंट्स और ये सब लोग कहने लगे ना कि भाई हमारा फ़ायदा क्या है टेक वाइज, नॉट कि आप हमको पैसे दे दोगे तो डॉलर वाइज हमें फ़ायदा हो गया कि हमें ग्रांट मिल गई, बट वो तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कहाँ पे, और ये जो नेचुरल अडॉप्शन हर जगह हो रहा है, लाइक आप अफ्रीका जाओ, अफ्रीका का सबसे बड़ा एक्सचेंज है येलो कार्ड में आज भी हमने आज तक अफ्रीका में शायद कभी इंसेंटिव्स ही नहीं दिए, कभी नहीं दिए, एंड उसके बाद भी आज येलो कार्ड वाले हमको ये बोलते हैं आगे कि भाई पॉलीगॉन पे तो सबसे ज़्यादा ऑन रैम्प सबसे ज़्यादा ऑफ रैम्प हो रहा है। एंड हम लैटम में 3 साल पहले पहुंच गए थे, लैटम में आज भी कंपनीज उस सबको यूज़ कर रही है, और वो उसके बियॉन्ड यूज़ केसेस ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पे
ऑर्गेनाइजेशंस और फिनटेक्स ऐसे और कंपनीज ऐसे आ रहे हैं जो उसको बाय डिफॉल्ट चूज करके अपने आप यूज कर रहे हैं, वहां पे अडॉप्शन होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, हम लोग 3 साल पहले हमने भी बहुत इंसेंटिव्स दिए हैं, लाइक हम कभी भी डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन उस इंसेंटिव से हमें ये रियलाइज हुआ कि वो इंसेंटिव खत्म होने के बाद 90-95% चीजें खत्म हो जाती हैं। एब्सोल्युटली यही कारण है कि काफी सारे, अगर तुम ये डेटा बता रहे थे कि L2 बीट्स पे जाओ, बहुत सारी लेयर 2s है, बट एक्चुअली में उसमें से जो पर्पसफुल लेयर 2s जो बची हैं, जो हार्डली वो टिप्स पे गिन सकते हो। और मैं यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि जो ये बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनके लिए, इनको ये चीज समझ में आ गई है कि एट द एंड ऑफ द डे लेजर हैज टू बी म्यूटेबल, एंड डिसेंट्रलाइजेशन ही वो चीज है जिसकी वजह से आप इम्यूटेबिलिटी ऑफ लेजर अराइव कर सकते हो। इथेरियम एज अ सेटलमेंट लेयर, हाउ इंपॉर्टेंट फैक्टर इट इज जब कोई कहता है कि मैं पॉलीगॉन पे बना रहा हूँ या पॉलीगॉन पे अपना टोकन डिप्लॉय कर रहा हूँ, या एक RW है या कोई बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो कहता है मैं अपने टोटल फंड, पेंशन फंड कल को ये बोले कि मैं $1 बिलियन फंड्स को या टोकनाइज कर रहा हूँ पॉलीगॉन पे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता है कि जो अल्टीमेटली जो डेटा है that gets settled on Ethereum blockchain and Ethereum is a immutable blockchain। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये फैक्टर प्ले कर रहा है, क्या धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि why just another any blockchain, why only Polygon, because मेरा जो डेटा है अल्टीमेटली that's getting settled at an immutable ledger, और अल्टीमेटली वो लेजर के अंदर बिलियंस ट्रिलियन डॉलर वर्थ ऑफ डेटा अगर पास स्टोर की बात है तो immutability plays a very important factor। What is your overall take कि how important is Ethereum as a settlement layer and Polygon और Ethereum का relationship, if you can just describe। देखिए, इथीरियम आज भी, जैसे सारे ब्लॉकचेन्स एक तरफ, अगर आप सारे ब्लॉकचेन्स देखेंगे तो सारे ब्लॉकचेन्स कोई ना कोई इंसेंटिव या कोई भी चीज दे रहे हैं जिसकी वजह से उस ब्लॉकचेन पे चीजें जा रही हैं। अगर आप इथीरियम को देखेंगे ना, तो क्या इथीरियम किसी ब्लैक रॉक को जाके कह रहा है कि तुम इथीरियम पे लॉन्च हो जाओ तो मैं आपको $10 मिलियन दूंगा? नहीं। तो जिसकी वजह से तब, और आज भी बाय डिफॉल्ट सारी चीजें जो पहले लॉन्च होती हैं वो आज भी इथीरियम पे सबसे पहले जाके लॉन्च होती हैं, चाहे उसको इथीरियम फाउंडेशन सपोर्ट कर रहा हो या ना। क्यों? क्योंकि सबको ये भरोसा है कि इथीरियम इतना डिसेंट्रलाइज हो चुका है कि इसको कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर नहीं है उसको शट डाउन करने की, एंड इस वजह से इथीरियम इज इम्पोर्टेंट। आज हम चाहे किसी भी चेन के लिए कुछ भी कह ले, इथीरियम स्टिल होल्ड्स मल्टीपल हायर TVL and everything like that on itself, and that plays a very important role। and दूसरी चीज जो इंस्टीट्यूशंस देखते हैं वो देखते हैं कि कितने साल से ये चीज चल रही है और कितने साल से इसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है। बिटकॉइन आज इतना इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन ले पा रहा है क्योंकि उसने ये प्रूव करा कि आज 12, 14, 15 साल बाद उसको आज तक कोई भी हैक नहीं कर पाया। सेम इथीरियम, उसको आज तक कोई भी इम्यूटेबिलिटी से बाहर लाके उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाया। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसी में जब पॉलीगन आता है तो पॉलीगन का ये रोल, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जहाँ पे इवन पॉलीगन के जो 105 वैलिडेटर्स हैं वो कौन है, तो जैसे इन्फोसिस हमारा एक वैलिडेटर रन करती है, वर्ड पे हमारा वैलिडेटर रन करती है, जैसे बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं जो एक्चुअली में ये वैलिडेटर सेट रन करते हैं, जो एसेंशली ये ट्रस्ट क्रिएट करता है कि कल को अगर कुछ होगा तो ये लोग वैलिडेटर्स जो है ये लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये उसके लिए लड़ेंगे एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो ये जब कंबाइन होता है इथीरियम के साथ तब ये चीज़ आपको रियलाइज होती है कि ये एक बहुत अच्छा डेडली कॉम्बिनेशन है। तो आज आपको कोई ये चीज़ इस वजह से आप पॉलीगन पे ना डिप्लॉय करो कि यार ये तो कल को कुछ डिस्टर्ब कर सकता है, कोई वो नहीं कर सकता, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अ लॉट ऑफ दीज बैंक्स, दे आर कंफर्टेबल गोइंग ऑन टू पॉलीगन एंड सीइंग दैट। एंड दूसरी बात ये भी है कि पॉलीगन एज अ चेन, पॉलीगन POS मतलब इतने साल से चल रही है, इंस्क्रिप्शंस आए, पॉलीगन POS नहीं गया नीचे, इट वाज स्टिल रनिंग। आपने भी पॉली मार्केट देखा, पॉली मार्केट इतना, मतलब जब इलेक्शन डे था सारे ट्रांजैक्शन मिला के उस दिन पॉली मार्केट ने केवल हमारा 13% ब्लॉक स्पेस कंज्यूम किया था, मतलब देयर वाज स्टिल 87% लेफ्ट। तो पॉली मार्केट 5x भी मार जाता अगर उस दिन ट्रांजैक्शन में, तो चेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये मतलब नंबर जो है वो हवा में नहीं, जो एक्चुअल में चेन पे हो रहे हैं मैं वो नंबर बता रहा हूँ। तो लोगों को अब ये भरोसा है कि अगर हम पॉलीगन पे ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो ये चेन ऑलरेडी 5 साल 6 साल से है, इथीरियम के साथ अलाइंड है, इथीरियम के साथ ये सारे ट्रांजैक्शंस और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, एंड इट इज़ अ प्लेस वेयर दे कैन गो आउट एंड इशू ऑल दीज एसेट्स। आपने एक बात बोली ऑर्गेनिक के बारे में, लाइक
पॉलीगॉन पीओएस जो चेन है उसने ऑर्गेनिकली ट्रैफिक को झेला है, संभाला है, एंड दैट्स बीन लाइक देयर फॉर अ व्हाइल. प्रूफ ऑफ वर्क है पॉलीगॉन के पास, मतलब वो खुद प्रूफ ऑफ स्टेक चेन है, पर उसके पास प्रूफ ऑफ वर्क है पॉली मार्केट थ्रू या फिर डिफरेंट. अगर आप कोई भी फाउंडर से देखो तो उसको वो पॉलीगॉन की पीओएस चेन से इंस्पिरेशन जरूर लेता है, राइट. बट सिंस द रीसेंट टाइम्स थोड़ी बहुत पॉलीगॉन की बेट्स गलत या फिर उतना उनको ट्रैक्शन नहीं मिला जितना एक्सपेक्टेड था. मैं कुछ नाम भी ले लेता हूँ. वन ऑफ देम इज मैटिक से पोल में जब आपने शिफ्ट किया तो 2 साल लग गए पूरा शिफ्ट होने में, राइट. और पहले मैटिक एक अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट था तो बड़े आसानी से आप शिफ्ट मार सकते थे, पर अब पूरा का पूरा शिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट को के जरिए पूरा का पूरा टोकन शिफ्ट करना पड़ गया. उसमें 2 साल लग गए, एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ गई, लिक्विडिटी फ्रेगमेंटेशन हुई, टोकन की वॉल्यूम डाउन हो गई बहुत दिनों तक. वन. दूसरा, पॉलीगॉन हर्मेस आपने बहुत उत्साह के साथ लॉन्च किया था. इट वाज द फर्स्ट जीके ईवीएम स्पेसिफिकली दैट वेंट लाइव, पर उस पे उतना हमें ट्रैक्शन नहीं देखने को मिलता है. एंड थर्ड, अगर मतलब इट्स नॉट रिटन इन स्टोन्स, पर हम देख सकते हैं कि इन जनरल इथीरियम इकोसिस्टम पॉलीगॉन एसडीके की जगह ओपी स्टैक को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है अभी, राइट. और इसलिए संदीप का पहले बयान भी आया था एक बहुत ही जोर से, दैट इंस्टेड ऑफ लाइक अलाइनिंग विद इथीरियम, हम अगर अपना जो कर रहे थे वो करते रहते तो बेटर रहता. तो क्या हो रहा है अभी पॉलीगॉन में आफ्टर द पीओएस चेन एंड द ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड द द साइक्लिक पैराबोलिक ग्रोथ यू सॉ, ये जो कुछ बेट्स हैं वो गलत होने के बाद अब क्या पॉलीगॉन कर रहा है कि उसको सही कर सके? एग लेयर ऑफ कोर्स एक सोल्यूशन है, उस पर हम आएंगे, पर व्हाट इसके थ्रू हमें लेके जाइए आप. देखिए, अभी क्या हुआ कि बेसिकली जब पॉलीगॉन पीओएस चेन रन कर रही थी तो सबसे पहले ये हुआ, विटायक ने बोला कि जीके इज द एंड गेम. ठीक है, जीके इज द एंड गेम का उनका मतलब ये था कि जीके जो है अगले 5 से उस विटालिक ऑल्सो वाज नॉट रेडी कि जीके 2 साल में आ जाएगा. तो ये हुआ कि यार जीके चेन 8-10 साल में आएगी, तब तक इथीरियम उसके लिए ऑप्टिमाइज हो चुका होगा, करेक्ट. लेकिन जीके क्योंकि हमने एक्विजिशंस किए और हमने वो सारी टीम्स को एक साथ बिठाया, हमने कहा तो वो सारी टीम कर क्या रही थी, वो सारी टीम सॉल्व जीके ही कर रही थी, बट वो अलग अलग एंगल से उसको सॉल्व कर रही थी. जब हमने उनको साथ में बैठाया तो दे वर एबल टू क्रैक, क्योंकि जीके इज नॉट अ न्यू टेक. जीके हैज बीन इन ऑन पेपर सिंस 1982 कि जीके जैसी कोई चीज़ होती है, बट इट वाज अ थ्योरी कि ये जीके ऐसी चीज़ बन जाएगी. तो जब हमने 1.5 साल के अंदर उसको क्रैक किया तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया कि जो उसमें कंप्यूटेशन लग रही थी, वो कंप्यूटेशन एक ब्लॉक में जो लगती है वो काफ़ी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू जितना इथीरियम का ब्लॉक उसको कंज्यूम कर सकता था. जहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आई, जैसे हमने जीके अभी हम लॉन्च किया और लोगों ने कॉम्प्लेक्स उसमें चीज़ें डालना शुरू करी, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो यार इसको तो 4 ब्लॉक्स में लेके जाना पड़ेगा. एंड उसके लिए टेक वाज नॉट रेडी, क्योंकि अब मैं ये जाके आवे से नहीं कह सकता कि आवे अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स चीज़ करनी है तो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट अलग से लिखो, राइट. तो वो एक प्रॉब्लम हुई जो जब हमने पहले जीके भी हम लॉन्च किया तब हुई. दूसरी चीज़ क्या हुई कि पॉलीगॉन में ही, क्योंकि अभी भी आज भी कोई ये नहीं कह सकता कि ब्लॉकचेन एज अ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, स्केलेबिलिटी सॉल्व हो गई है. तो पॉलीगॉन को भी ये था कि भाई पीओएस इज वन सॉल्यूशन, कैन वी बिल्ड मोर सॉल्यूशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो हमने उसको जीके ईवीएम से सॉल्व करने की कोशिश करी. हमने सीडीके स्टैक निकाला, हम माइडन पे भी काम कर रहे हैं, हम अपने जीरो प्रूवर पे भी काम कर रहे थे, तो सारी चीज़ें चल रही थी. तो हुआ ये कि फिर जब हम ये चीज़ें कर रहे थे तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार ये आपस में हम ही तो 6 चेनें या 5 चेन बना रहे हैं, ये आपस में कैसे बात करेंगे? क्या कोई टेक है जो इसको बात करा पाएगा? एंड दैट इज़ वेयर वी रियलाइज़ कि नहीं है. आज भी अगर हमको करना है तो हमको इथीरियम के थ्रू जाना पड़ेगा, कि हमको पहले इथीरियम पे कोई चीज़ डालनी पड़ेगी. और ये बहुत सब ऑप्टिमल तरीका है. क्यों? क्योंकि जब आप ब्रिज कर रहे हो और जब मूव कर रहे हो तो उसमें जो टाइम लग रहा है 2 घंटे 2.5 घंटे, क्योंकि आपको इथीरियम पे ब्रिज करना है, लेके जाना है. थर्ड पार्टी ब्रिजेस हैं विच इज़ फाइन, बट मैं कह रहा हूँ नेटिवली अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है. तो इसकी वजह से फिर हमने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए. एंड दैट इज़ वेयर एगलेयर ऑल्सो केम इनटू द पिक्चर कि क्या एगलेयर. अब एगलेयर जब हम बोलते हैं तो एगलेयर क्या है कि एगलेयर पे अगर हमको सबको आपस में इंटर कम्युनिकेट कराना है, हमको बेस स्टैंडर्ड जो है टेक का वो सेम रखना पड़ेगा. एंड तब हमने फिर ये करा कि हम सीडीके भी बना रहे थे, हम एगलेयर के लिए वो भी बना रहे थे, हम जीरो का प्रूवर जो आज पूरी इंडस्ट्री यूज़ कर रही है जीके में वो भी बना रहे थे. तो हमें ये रियलाइज़ हुआ यार हम पूरी दुनिया हम ही बना रहे हैं. एंड वो हमारा एक पॉइंट था जहाँ पे हमने रियलाइज़ किया कि यार ये नहीं कर सकते. अगर हम 7 चीज़ें खुद ही बनाएंगे
तो मतलब लोग छोड़ो, इंटरनल कंपनी वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि कर क्या रहे हैं हम लोग। एंड तब हमने ये चीज़ें करी कि यार ठीक है, कैन वी मेक एगलेयर इन अ वे कि कोई भी स्टैक उस पर कनेक्ट हो सकता है। द आंसर इज यस। कि क्या मैं ओपी स्टैक पे बेस चेन को एगलेयर से कनेक्ट कर सकता हूँ आज? द आंसर इज यस। तो हमने फिर ये कहा कि यार ठीक है, कुछ चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते हैं। एगलेयर इज द फर्स्ट बेट दैट वी हैव टेकन, और हम लोग अब उसके लिए सारा टेक को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि आप पॉलीगन का CDK यूज़ कर रहे हो, आप करो। अगर आपको नहीं करना है, आप ऑलरेडी ऑप्टिमिस्टिक स्टैक यूज़ कर रहे हो, आप वो करो। आप आर्बिट्रम का ऑर्बिट स्टैक है, आप वो यूज़ करो। आपको जो स्टैक यूज़ करना है करो। अगर आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसको हमने किसी तरह ZK से प्रूव कर दिया, प्रूवर के थ्रू डे 1 से, तो वो सब एक टेक बेसलाइन पे आ गए। अब आप सारी चेन्स को इंटर कम्युनिकेट करा सकते हो, इंटर ऑपरेट करा सकते हो। तो अब हम लोग का ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपली क्लियर है कि व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू एंश्योर कि जितने भी टेक पीसेस हमने बनाए थे, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर इन डिफरेंट वेज। जिसको जैसा सही लग रहा है, जिसको जो सोल्यूशन अच्छा लग रहा है, दे कैन यूज इट। तो अब जो कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी है हमारी, वो पूरी एगलेयर के अराउंड इसलिए डिपेंड कर रही है और घूम रही है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ZK EVM क्यों नहीं चला, क्योंकि जो हमने टेक बनाया और वो कंपैटिबिलिटी था, वो इशू था। सो वी आर रीलॉन्चिंग ZK EVM ऑल्सो, कि एक बार उसको पूरा फोकस करने के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी कम्युनिटी प्रोडक्ट्स जो थे पहले ही चल रहे थे, वो फेल हुए, वो लोग बाहर निकल गए, वो दूसरे इकोसिस्टम में चले गए। वी ऑल नो दैट, वी ऑल अग्री कि हमने देयर वर मिस्टेक्स मेड, एंड एज अ स्टार्टअप आई थिंक मिस्टेक्स इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ स्टार्टअप। तो इसी में एक और आपने मेरा ये लास्ट टफ क्वेश्चन है। डेफिनेटली आप ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात कर रहे थे एंड डेफिनेटली मिस्टेक्स की बात कर रहे थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि पॉलीगॉन के पास ऑर्गेनिक कम्युनिटी थी इंडिया की, और वो पर उसके ऊपर फोकस नहीं करके इधर उधर जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए अराउंड अपने लोगों की जगह इधर उधर जो आपने विश्वास जताया around the globe, which is also great. Polygon is a global chain and things like that. क्या उस organic community से focus हटा के was that also a mistake? क्या वापस Polygon India पे focus करेगा? Will it make its hub again? Will it become a hub again? It's a good क्योंकि देखो Base is trying to attract Indian developers, wooing Indian developers. Base सबके लिए है, ऑन चेन चलना यार, इस तरह के प्रोग्राम जो ला रहे हैं। तो आप पॉलीगॉन क्या कर रहा है उसको कॉम्बैट करने? सो बेसिकली 2020, 21, 22 पॉलीगॉन ने सारे पूरा मतलब इंडिया के डेवलपर्स को वर्ल्ड मैप पे लेके आए। हमने वो सब किया। द प्रॉब्लम दैट वी सॉ वाज, द प्रॉब्लम जो हमने ये देखा, वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि रेगुलेशंस नहीं है। रेगुलेशंस ना होने की वजह से क्या होता है, एक डेवलपर की लाइफ डिस्ट्रॉय होने में ही इज जस्ट वन क्लिक अवे इनटू डूइंग समथिंग जो उसको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि उसने गलत किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब ये दुआ लिपा का कॉन्सर्ट और मरून 5 का कॉन्सर्ट के लिए टिकट बिके, तो लोगों ने कहा भाई ये तो ब्लॉकचेन पे होना चाहिए, ठीक। और बहुत सारे ब्लॉकचेन्स ने इसको $5,000 की बाउंटी दी कि भाई तुम बनाओ हमारी चेन पे। टेक इज नॉट द प्रॉब्लम, लॉ इज। इंडिया में 3 स्टेट्स में रीसेलिंग टिकट इज इलीगल। इंडिया में बाकी स्टेट्स में 2x से ज़्यादा पे अगर आप टिकट बेच रहे हो तो यू कैन बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट ऑफ ब्रीचिंग लॉ एंड यू कैन बी सेंट टू जेल फॉर 2 years। जो बंदा टिकट इशू करता है, अगर उसने टैक्सेस पे नहीं किए, सेकेंडरी मार्केट में आपको ही नहीं पता कि फाइनल रेट पे टिकट किस रेट पे बिका। तो जिसका टिकट है, अगर उसने फाइनल रेट पे टैक्स नहीं पे किया है GST, then he is also in breach of contempt of court। इस पे कोई फोकस नहीं कर रहा। एंड मेरा 1.5 साल मतलब सबको ये लगा कि हम लोग इंडिया में फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का फोकस वहाँ नहीं, हम लोगों को ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे डेवलपर्स चीज़ें बना सकते हैं। टेक इज़ नॉट द प्रॉब्लम, लॉ इज़। और हम लोग का पिछले 1-1.5 साल में सबसे ज़्यादा फोकस ये रहा है कि हम लोग कैसे रेगुलेटर से बात करें, कैसे चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि जब वो चीज़ें इंडिया में दोबारा से बनना शुरू हों तो हम लोग उसको विद इन द लॉ लीगल लिमिट उसको कर रहे हैं। और फिर हम रेगुलेटर से फ्रेंडली इंगेजमेंट के थ्रू ये रूल्स को चेंज कराने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हमने पिछले 1.5 साल में की है, और ये चीज़ हम लोग बिल्कुल नज़दीक हैं इसको सॉल्व करने के। मैं ज़्यादा स्पेसिफिक्स में नहीं जा सकता इसमें, बट हम लोग बहुत नज़दीक हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। अगर हमने ये चीज़ सॉल्व कर दी, तब इंडिया का इकोसिस्टम बनेगा।
हमें इंडिया से यूज़र फार्मिंग नहीं करनी। हमें इंडिया में ये नहीं करना कि हमें ये दिखाना है बड़े बड़े नंबर देखो हमारे पास 50,000 डेवलपर बना रहे हैं। हम लोग का वो फेस था, हमने भी किया है। मैं किसी दूसरी ब्लॉकचेन की ये गलती नहीं बता रहा, हम लोग का वो फेस था, हमने वो किया जहाँ पे हमने सारे इंडियन डेवलपर्स को सपोर्ट किया और डेवलपर्स को हम आज भी सपोर्ट करते हैं। बट जो नज़रिया चेंज हुआ है वो यहाँ पे चेंज हुआ है कि क्या हम पहले रेगुलेटर से इंगेज करके उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बना, क्योंकि आज क्या हो रहा है यहाँ से दुबई का गोल्डन वीज़ा लेना इतना आसान हो गया है। मतलब आपको अगर गोल्डन वीज़ा लेना है, आप बस अपना जो आपने आज तक काम किया है दुबई गवर्नमेंट को बता दो और वो आपको 10 साल का वीज़ा दे देता है। तो यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं आपको भी पता है कि कितने सारे जो इंडिया में बने प्रोडक्ट्स हैं वो सब दुबई में बैठे हुए हैं। तो टेक्निकली बोल आप ये रहो कि इंडिया के प्रोजेक्ट है, बट वो इंडिया के नहीं रहे ना, फिर हम वो तो दुबई के प्रोजेक्ट्स हो गए। तो ये सॉल्व कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, कॉम्प्लेक्सिटी थी। एंड सबसे बड़ा और ख़राब चीज़ इंडिया में ये हुई थी कि इनिशियली जब गवर्नमेंट से इंटरेक्शन हुए थे तो सारे एक्सचेंजेस के थ्रू हुए थे, तो कोई ब्लॉकचेन वहाँ पे नहीं जा रही थी, कोई यूज़ केस वहाँ पे नहीं जा रहा था। तो गवर्नमेंट को दिखता था केवल भाई ये क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए हमसे लड़ रहे हैं। और क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो हम लोगों को सच नहीं पता है वो ये है कि गांव-गांव जाके लोगों को MLM स्कीम्स बेची जा रही हैं क्रिप्टो के नाम पे। लाइक आप टोकन 2049 में जाओ, वहाँ पे एक बस भर के इंडियंस आ रहे हैं। क्या करके आ रहे हैं वो बस में, वो उन्होंने 10 लाख के किसी को अपसेल करके रखे हुए हैं और उसकी वजह से वो सिंगापुर पहुँच गए। बहुत बार होता है, दुबई, सिंगापुर, हर जगह हो रही है ये चीज़। हम वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट क्या उससे इंडिया का इकोसिस्टम ग्रो होगा? नहीं होगा। मतलब ये मेरा मानना है कि उससे इंडिया का इकोसिस्टम ग्रो नहीं हो सकता। तो हम गए नहीं, वी हैव नेवर लेफ्ट इंडिया। हम पीछे हटे इसलिए क्योंकि हमें पहले रेगुलेशंस और ये क्लैरिटी लेनी थी। अब जब हमें काफ़ी हद तक वो क्लैरिटी आ गई है, अब हम वो चीज़ें वापस से उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे वो रेगुलेटेड चीज़ें हों, ताकि इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करे, इंडिया में कंपनी बने, कंपनी इंडिया में टेक बने, इंडिया के फाउंडर्स को प्रमोशन वापस से मिले। लाइक आज संदीप ने भी यूएस का वीज़ा इसलिए नहीं लिया है, लाइक यूएस का संदीप को भी वीज़ा बहुत आराम से मिल सकता है कि ओवन वीज़ा और ये सब चीज़ें क्यों नहीं लिया है। ही स्टिल फील्स कि इंडिया ही इज़ हिज होम ग्राउंड। एंड वो आज भी वी ऑल, इवन मी, संदीप, लाइक हम लोग, मैं तो इतने टैक्सेस भी दे रहा हूँ इंडिया में, क्यों दे रहा हूँ? केवल इसलिए कि हमको इंडिया को ग्रो करना है। वी वांट दैट, बट इन अ वे विच इज अलाउड बाय द गवर्नमेंट, एंड नॉट सेइंग कि भाई गवर्नमेंट, वी डोंट केयर व्हाट गवर्नमेंट है, कौन है, क्या है, बट इन दैट ऑर्गेनाइज्ड फैशन एंड मैनर। राइट, थैंक यू वेरी मच ऐश्वर्या भाई। मतलब मेरे लिए ये गूज बम्स है कि कितने डीपर लेवल पे आप भारतवर्ष के लिए सोच रहे हो। एंड मतलब इतना खूबसूरती से इन्होंने इसको आंसर किया कि जो लोग भी ये डाउट कर रहे थे कि कहीं पॉलीगॉन का फोकस इंडिया से हट गया, पॉलीगॉन वो कर रहा है इस टाइम इंडिया के लिए। प्रॉब्ली ये सारी चीज़ें ना थैंकलेस जॉब्स होती हैं, क्योंकि कर्टन्स के पीछे किस तरीके से एफर्ट चल रहा है, वी ऑल नो दैट। बट थैंक यू वेरी मच ऐश्वर्या। जाते जाते बस एक थोड़ा सा मैं, क्योंकि ज़्यादा सीरियस डिस्कशन हो गई, इमेजिन करो कि आप शशि कपूर हो दीवार के और मैं हूँ अमिताभ बच्चन, और मैं अब आपसे एक आइकॉनिक सवाल पूछने वाला हूँ। ऐश्वर्या, मेरे पास मेरी चेन पे DeFi है, NFT है, RW है, दुनिया की हर चीज स्टेबल कॉइन है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास उसको हर चीज़ को लीगलाइज करके प्रॉपर कैसे कर सकते हैं और धंधे बना सकते हैं वो है। दीवार। सो ये है, मतलब वेरी नाइसली आंसर, थैंक यू ऐश्वर्या। आई थिंक इस पूरी कन्वर्सेशन में ना, अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा सुन लेना, इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आप उसको पिक करेंगे तो कुछ अल्फा भी है। अल्फा ऐसे नहीं होते कि कोई आपको आगे बोलेगा अरे मैं बताता हूँ अभी नहीं ये होने वाला। ट्राई टू लिसन इट अगेन। जो लोग भी पॉलीगॉन को या पॉलीगॉन चेन को या उस पर कुछ भी थोड़े बहुत डाउट्स थे ना, इस पॉडकास्ट में काफ़ी आंसर हुए। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या आपको बार बार आना चाहिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ये मतलब ऐसे कर रहे हैं? हमें लगता है मैं बार बार हम आएंगे। ठीक है प्रणव, आई थिंक ही शुड बी अ रेगुलर फीचर। हम कई बार क्या करते हैं कि वो संदीप का ही इंतजार करते रहते हैं, बट हमें ना ये रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि संदीप कैन नॉट कम एवरी टाइम। लाइक आई थिंक ऐश्वर्या इज द राइट पर्सन जो कि हमें जो रियलिटी से चेक करा सकता है कि पॉलीगॉन में स्टेप क्या he's talking and he can give a very good perspective to it. I think he should be regular. Absolutely. चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में। थैंक यू।